यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शीनम गुड मॉर्निंग, गौरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में हमने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड टॉपिक पढ़ रहे थे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐश्वर्या गुड मॉर्निंग, मिहिर गुड मॉर्निंग। मेरी फेवरेट स्टूडेंट ऐश्वर्या, ये बात तो आपको भी पता है, कितनी प्यारी बच्ची है ना। चलिए, पायल गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आ जाइए सब लोग। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पढ़ रहे थे। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड कुछ होमवर्क भी दिया था आपको, आप लोगों ने किया होगा ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों ने किया होगा ऐसा मेरा मानना है। अब तुम मुझे गलत तो प्रूव कर नहीं सकते, तुम तो किए ही होगे होमवर्क, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए, आपने कल मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, इंटर हेड एडजस्टमेंट, उसके बाद में एक माइंड मैपिंग पढ़ाया था, बढ़िया समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कौन से लॉसेस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं और अगले साल जाके कौन से हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं। तो गुलू गुलू जो होता है वो अगले सालों में जाके सिर्फ उसी हेड से हो सकता है जिस हेड से रिलेटेड वो लॉसेस है। उसके बाद में एक और आपको क्वेश्चन 79 से रिलेटेड एक होमवर्क दिया था मैंने कि देखो, जिस ईयर में लॉस होता है उस ईयर की लास्ट डेट को जो शेयर होल्डर है, और जिस ईयर में उस लॉस का सेट ऑफ कर रहे हो उस ईयर की लास्ट डेट को जो शेयर होल्डर है, एटलीस्ट 51% शेयर होल्डर सेम होने चाहिए, तो ही वो लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। ऐसा अपन ने कल पढ़ा था, ठीक है। गुंजन गुड मॉर्निंग। सो ये अपन ने पढ़ा था और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, शायद आप लोगों ने किया होगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। चलिए, नहीं किया तो क्या, आज तो छुट्टी है तो आज कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। चलिए, आज अपन उसके आगे बढ़ते हैं। आज का अपना टारगेट रहेगा 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। एक तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो कंप्लीट करना है, उसके बाद में एक पेनल्टी वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे आज, और उसके साथ साथ में हम लोग ब्लैक मनी एक्ट, बहुत दिनों से बोल रहे हो आप लोग, बहुत दिनों से बार बार बच्चे लिख लेते हैं सर ब्लैक मनी कराओ, ब्लैक मनी कराओ, तो ब्लैक मनी कंप्लीट करेंगे आज। तो ये अपना टारगेट है, वी हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक, पेनल्टी टॉपिक एंड ब्लैक मनी करके, ठीक है। ये अपना टारगेट रहेगा। तो टारगेट कब तक कंप्लीट होता है, लेट्स सी। इंक्लूडिंग क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ साथ में ब्लैक मनी के 5-6 क्वेश्चन रहेंगे, पेनल्टी के 5-6 क्वेश्चन रहेंगे। एक सेक्शन डाली गई 79A करके, और ये सेक्शन लास्ट ईयर ही डाली गई, लास्ट ईयर ये सेक्शन डाली गई 79A। और ये सेक्शन क्या बोलती है, इसमें एक्चुअली होता क्या था पता है आपको, कि बहुत बार जब आपके ऊपर रेड हो जाती है या सर्वे हो जाता है, तो रेड और सर्वे में बहुत सारी चीजें मिल जाती है, बहुत सारा, जैसे मनी मिल गया, बुलियन मिल गया, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल एंड थिंग्स मिल गए, तो कुल मिला के ये आपकी इनकम बनाई जाती है। अब जब ये इनकम बनाई जाती है सर्च में, तो लोग क्या बोलते हैं कि इस इनकम के सामने हमारे पुराने लॉसेस को सेट ऑफ कर दो, जो हमारे पुराने जो लॉसेस है वो लॉसेस को सेट ऑफ कर दो। तो क्या वो लॉसेस सेट ऑफ हो सकते हैं या नहीं, इसको लेके पहले कंफ्यूजन था। जैसे मान लो एक एसएससी है, उसके पुराने बहुत सारे करोड़ों के लॉस है, मतलब करोड़ों रुपए के लॉस पड़े हैं। अब जब भी उसको पकड़ा जाता था रेड में या सर्वे में, वो बोलता था ठीक है ये मेरी इनकम है, तो इस इनकम के सामने पुराने मेरे लॉसेस तो सेट ऑफ कर दो। तो क्या लॉसेस सेट ऑफ हो सकते हैं या नहीं, इसको लेके कंफ्यूजन को दूर करती है ये सेक्शन 79A। और 79A ये बोलती है कि भैया, अगर मान लो सर्च में या फिर सर्वे में आपकी कोई भी ऐसी इनकम मिल गई जो पहले आपने डिक्लेयर नहीं की थी, डिस्क्लोज नहीं की थी, तो उस इनकम के सामने आपके कोई भी लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो सकते। मींस करंट ईयर के लॉसेस एज वेल एज द पुराने लॉसेस है, वो लॉसेस को आप सेट ऑफ नहीं ले सकते, वो लॉसेस आपके सेट ऑफ नहीं हो सकते इस इनकम के सामने। तो इन सिंपल वर्ड सेक्शन 79A ये बोलती है
कि नो सेट ऑफ द लॉसेस कॉन्सिक्वेंट टू द सर्च, रिक्विजिशन या सर्वे। तो जो सर्च में, रिक्विजिशन या सर्वे में जो भी आपकी इनकम मिलती है, उस इनकम के सामने कोई भी लॉसेस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते करके, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या दे रखा है, ऑल पीपल पे अटेंशन, इधर देखिए, नो सेट ऑफ लॉसेस कॉन्सिक्वेंट टू द सर्च और रिक्विजिशन और सर्वे। यहां पे क्या दे रखा है समझना, कि वेयर कॉन्सिक्वेंट ऑफ द सर्च मींस, कॉन्सिक्वेंट ऑफ द सर्च मींस एक बार आपके ऊपर रेड हुई है सर्च की वजह से, या फिर रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 132A रिक्विजिशन हुआ है, या फिर सर्वे हुआ है अंडर सेक्शन 133A, बट अदर देन टीडीएस टीसीएस सर्वे, टीडीएस टीसीएस सर्वे को छोड़ के, बिकॉज आपको पता है टीडीएस टीसीएस सर्वे एक छोटू सा सर्वे होता था, टीडीएस टीसीएस सर्वे को छोड़ के अगर आपके ऊपर कोई सर्वे हुआ है, द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी इंक्लूड एनी अनडिस्क्लोज इनकम। अगर मान लो इस साल की इनकम में कोई अनडिस्क्लोज इनकम आती है, तो सेट ऑफ एनी लॉसेस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड अगेंस्ट सच अनडिस्क्लोज इनकम। उस इनकम के सामने आप कोई भी पुराने लॉसेस है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब एक बात समझना, अनडिस्क्लोज इनकम का मतलब होता क्या है। तो अनडिस्क्लोज इनकम को यहां पे डिफाइन करती है ये सेक्शन और बोलती है अनडिस्क्लोज इनकम मींस इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, इस साल की इनकम बनी है, रिप्रेजेंटेड बाय मनी, बुलियन और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और एनी एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई ऐसी एंट्री है और अदर डॉक्यूमेंट है, ट्रांजैक्शन है, फाउंड ड्यूरिंग द सर्च और रिक्विजिशन और सर्वे। उनको मिला कब, जो ये मनी मिला है, बुलियन मिला है, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल एंड थिंग्स मिला है, कोई आपकी एंट्री मिली है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अदर डॉक्यूमेंट मिला है, कोई ट्रांजैक्शन मिला है, और ये मिला कहां है, सर्च या सर्वे में मिला है, and not been recorded on or before the date of search or requisition or survey in the books of accounts or other document maintained in the normal course relating to such previous year। इसको आपने अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था, आपने अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था, मींस आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। जैसे आपके घर पे रेड हो गई, वहां पे कुछ मनी मिला, बुलियन मिला, ज्वेलरी मिला, एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल एंड थिंग्स मिला, जिसको आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था सर्च से पहले, या फिर नॉट बिन डिस्क्लोजेस टू द पीसीसीआईटी और सीसीआईटी और पीसीआईटी और सीआईटी बिफोर द डेट ऑफ सर्च और रिक्विजिशन और सर्वे, इसको आपने नॉट बिन डिस्क्लोज, आपने डिस्क्लोज नहीं किया था इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने। तो इन सिंपल वर्ड मैं आपको बताऊं, देखो आपके पास में कुछ ऐसी इनकम मिल गई, मींस आपके पास में कुछ ऐसा मनी मिल गया, बुलियन मिल गया, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल एंड थिंग्स मिला, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसी एंट्री मिली, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिला, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन मिला जो कि आपने या तो अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, या इससे पहले आपने जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये तुम्हारी अनडिस्क्लोज इनकम मानी जाएगी। और दूसरी चीज, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या बोलता है कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर रिप्रेजेंटेड बाय एनी एंट्री, मींस इस साल की इनकम बन रही है ड्यू टू द एनी एंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने क्या किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, अदर देन डॉक्यूमेंट मेंटेन इन द नॉर्मल कोर्स रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर विच इज फाउंड टू बी फॉल्स एंड विच वुड हैव नॉट बीन, which would not have been found to be so had the search not been initiated or survey not been conducted or requisition not been made। मतलब आपने क्या किया, अपने बुक्स में कोई भी ऐसा खर्चा डाला है और वो खर्चा जो है ना वो फेक है, मींस खर्चा फॉल्स है, तो वो भी तुम्हारा अनडिस्क्लोज इनकम बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए होता क्या है, जैसे आपके पास में रेड हो गई, तो रेड में वो लोग क्या करते हैं, आपका व्हाट्सएप भी चेक करते हैं। बहुत बार क्या होता है, आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप चेक किया जाता है। अब व्हाट्सएप पे क्या हुआ, उनको एक ऐसा बिल मिल गया जो आपने परचेज का फेक बिल लिया है। सिंपल सी बात है, जीएसटी क्रेडिट के लिए वगैरह अपन क्या करते हैं, खर्चों को कम करने के लिए वगैरह एक फेक बिल ले लेते हैं। तो अगर आपने कोई फेक बिल लिया है तो ये एक्सपेंसेस है, और उसमें व्हाट्सएप की चैट से पता चलता है कि वो बिल फेक है, क्योंकि आपका उसमें व्हाट्सएप की चैट में ऐसा ट्रायल दिख जाता है कि आपको बिल आया, उसके बाद में आपने बैंक से पेमेंट किया, उसके बाद आपने कैश रिसीव किया। तो अगर वो ऐसा ट्रेल उनको मिल जाता है और पता चलता है कि ये जो बिल है ये फेक है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये भी तुम्हारा अनडिस्क्लोज इनकम बन जाता है। और जब तुम्हारा ये अनडिस्क्लोज इनकम बना तो भैया इसके सामने कोई भी लॉसेस वगैरह है वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। पुराना अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो भी आपका सेट ऑफ नहीं होगा। तो जो भी पुराने लॉसेस है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वगैरह है, वो सब आपका सेट ऑफ नहीं होगा करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। एंड एक ये बहुत बार मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था, बट आज मैं वापस बता रहा हूं। देखो गाइस,
कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ अमलगमेशन, डीमर्जर एंड सक्सेशन। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, अपन ऑलरेडी वो टॉपिक पढ़ चुके हैं। डीमर्जर का मतलब क्या होता है, वो भी टॉपिक पढ़ चुके हैं। और सक्सेशन का मतलब क्या होता है, वो भी हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक बात बताओ, आपका अमलगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन के केस में जो भी पुराने वाले के लॉसेस होते हैं, सक्सेशन का मतलब यहां पे 3 तरह के सक्सेशन याद रहेगा तो आपको, अपन ने कैपिटल गेन में पढ़ा था, पार्टनरशिप फर्म कंपनी में बदल जाता है, या फिर प्रोपराइटर कंपनी में बदल जाता है, या छोटी छोटी कंपनियां होती है वो एलएलपी में बदल जाती है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में उसको अपन सक्सेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर पुराने वाले के लॉसेस नए वाले को मिलेंगे या नहीं। अमलगमेशन के केस में अपन एग्जांपल ले लेते हैं वोडाफोन आइडिया का। पहले आइडिया करके एक अलग कंपनी थी, वोडाफोन करके एक अलग कंपनी थी, वो दोनों मिलके और वीआई बन गया, दैट इज वोडाफोन आइडिया बन गया। तो क्या वोडाफोन के और आइडिया के लॉसेस है वो वोडाफोन आइडिया को मिलेंगे या नहीं? आंसर इज यस, मिलेंगे। तो देखिए, जो भी तुम्हारे अमलगमेशन के केस में अमलगमेटिंग कंपनी के जो बिजनेस लॉसेस होते हैं, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है, वो अमलगमेटेड कंपनी आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकती है और यहां पे फ्रेश पीरियड ऑफ द 8 ईयर्स का टाइम मिलता है। फ्रेश 8 ईयर्स का टाइम मिलता है। आप बोलोगे सर फ्रेश 8 ईयर का टाइम देने के पीछे का रीजन क्या है? एक बात बताऊं, देखो इंटेंशनली दिया है, अनइंटेंशनली दिया है, आई डोंट नो, बट व्हाट हैपन इन द लॉ में उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि अगर अमलगमेशन होता है तो पुरानी कंपनी के लॉसेस है वो ये माने जाएंगे कि अमलगमेशन वाले ईयर के लॉसेस है। तो अमलगमेशन वाले ईयर के लॉसेस है तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे फ्रेश 8 ईयर्स का टाइम लिमिट है, वो नई कंपनी को मिल जाएगा। लेकिन डीमर्जर के केस में क्या होता है, अगर डीमर्जर हो जाता है, जैसे अभी आपने रिलायंस और जियो का हुआ, तो जियो एक अलग कंपनी बन के रिलायंस है वो रह गई, या फिर जैसे आईटीसी होटल का होने वाला है, तो आईटीसी होटल का होने वाला है, तो उस पर्टिकुलर केस में डीमर्जर के केस में रिजल्टिंग कंपनी को लॉसेस मिलेंगे, बट वो रिमेनिंग पीरियड ऑफ द 8 ईयर्स तक मिलेंगे। अब वो लॉसेस को कैसे बांटेंगे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन ऑलरेडी डीमर्जर में कर चुके हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन ऑलरेडी डीमर्जर में कर चुके हैं कि अगर मान लो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लॉसेस है तो आप एक काम करिए, जो कंपनी आपकी डीमर्ज हो गई उस पर्टिकुलर जो रिजल्टिंग कंपनी है उसको दे दीजिए, बट अगर नहीं है तो नेटवर्थ के रेशियो में आप उसको डिवाइड करिए। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ फर्म और प्रोप्राइटरी इनटू द कंपनी के केस में अगर मान लो आपका पार्टनरशिप फर्म प्रोप्राइटरी कंपनी में बदल जाता है तो सक्सेसर कंपनी को लॉसेस मिलेंगे और यहां पे भी फ्रेश पीरियड ऑफ 8 ईयर्स मिलेगा। और बेटा छोटी छोटी कंपनी एलएलपी में बदल जाती है तो एलएलपी को लॉसेस मिलेंगे और यहां भी आपके फ्रेश 8 ईयर्स तक वो लॉसेस है वो आपके कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं करके। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि यहां पे एक बात समझिए, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड बाय द अमलगमेटेड कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी, सक्सेसर कंपनी, एलएलपी फॉर द अनलिमिटेड पीरियड। एंड गाइस ओनली बिजनेस के लॉसेस मिलेंगे यहां पे, अदर देन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉसेस। स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेस नहीं मिलते, बाकी बिजनेस के लॉसेस है वो यहां पे मिलेंगे। तो कोई भी बिजनेस के लॉसेस है वो बिजनेस के लॉसेस मिल जाएंगे, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के नहीं मिलेंगे। स्पेसिफाइड बिजनेस के मिल जाएंगे, आंसर इज यस, स्पेसिफाइड बिजनेस के मिल जाएंगे। कोई भी बिजनेस का लॉस है वो मिल जाएगा, लेकिन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है वो नए वाले को नहीं मिलेगा। अब एक बात समझना, यहां पे सेक्शन 72A दे रखी है और सेक्शन 72A में दे रखी है कि भैया अमलगमेशन डीमर्जर के केस में कौन से केसेस में लॉसेस है वो नए वाले को मिलेंगे और कौन से केसेस में जो है वो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कौन से केसेस में हम नहीं कर सकते। तो यहां पे बेटा कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं सेक्शन 72A में। अब एक बात समझना, ये वाले पॉइंट्स अगर आप पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव दिस इज नॉट मोर रिलेवेंट पार्ट। ये वाला जो पार्ट मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट ये होता क्या है अमलगमेशन। तो देखिए इन्होंने बोला है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ अमलगमेशन एंड डीमर्जर। सबसे पहला पॉइंट एप्लीकेबिलिटी, दिस सेक्शन अप्लाई वेयर देयर हैज बीन अमलगमेशन। अमलगमेशन होना किसका चाहिए? तो देखिए अमलगमेशन होना चाहिए किसी भी कंपनी का ओनिंग अ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और अ शिप और अ होटल विद अनदर कंपनी। मींस अमलगमेशन या तो हो रहा है किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का, या किसी कंपनी का जिसके पास शिप है, या कोई कंपनी जिसके पास होटल है और वो दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेट हो रही है तो लॉसेस मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग किसको बोलेंगे? शिप होटल तो आपको समझ में आ रहा है, बट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग किसको बोलेंगे? तो अगले पेज पे मैंने डेफिनेशन दे रखी है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बोला किसको जाता है। तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का डेफिनेशन है वो यहां पे दे रखा है आपका लास्ट में जाके कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग किसको बोला जाएगा। तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मींस एनी अंडरटेकिंग विच इज एंगेज्ड इन आइदर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कोई कंप्यूटर बनाती है, या जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर फॉर्म ऑफ द पावर मींस पावर कंपनी है,
या प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस वेदर बेसिक और सेलुलर इंक्लूडिंग रेडियो पेजिंग, डोमेस्टिक सैटेलाइट सर्विस, नेटवर्क ऑफ ट्रंकिंग और ब्रॉडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। मींस कोई भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जैसे वोडाफोन आइडिया का मर्जर हो गया करके, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थी, इसके लिए वो लॉसेस मिल गए उसको। या फिर माइनिंग के बिजनेस में है, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द शिप, एयरक्राफ्ट और रेल सिस्टम बनाती है, तो उसको अपन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बोलेंगे। तो देखो, अमलगमेशन में आपको लॉसेस है, वो लॉसेस तभी मिलेंगे जब अमलगमेशन हो रहा है किसी भी कंपनी का जो कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो अभी मैंने आपको बताई डेफिनेशन में, क्या क्या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में आता है। या फिर कोई कंपनी है जो शिप ऑपरेट करती है या होटल ऑपरेट करती है, उनका किसी और कंपनी के साथ अमलगमेशन होता है, तो उसको अमलगमेशन माना जाएगा। अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि यहां सर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में कौन कौन सी आती है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पावर जनरेटिंग वगैरह, या टेलीकम्युनिकेशन सर्विस वाला, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, अमलगमेशन में पुरानी कंपनी के लॉसेस नई कंपनी को मिल जाएंगे, बिजनेस के लॉसेस मिलेंगे स्पेक्युलेटिव बिजनेस को छोड़ के, और फ्रेश 8 ईयर्स के लिए लॉसेस मिल जाएंगे, और इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले 8 फ्रेश 8 ईयर तक, ठीक है। दूसरा, अमलगमेशन हो रहा है बैंकिंग कंपनी का विद द स्पेसिफाइड बैंक। अब ये बैंकिंग कंपनी का विद द स्पेसिफाइड बैंक का मतलब होता है, आप इतना समझिए कि आपको पता रहेगा बहुत बार बैंक के अमलगमेशन होते हैं। बैंक के अमलगमेशन में एग्जांपल के लिए मान लो जैसे एक कंपनी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर था, उसका एसबीआई के साथ मर्जर हो गया, तो वो स्पेसिफाइड बैंक एक बैंकिंग कंपनी था जिसका स्पेसिफाइड बैंक के साथ में मर्जर हो गया। स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर करके था, उसको भी उन्होंने मर्ज कर दिया एसबीआई के साथ में, तो दिस इज कॉल्ड बैंकिंग कंपनी का स्पेसिफाइड बैंक के साथ में मर्जर हो जाना। या फिर वन और मोर पब्लिक सेक्टर कंपनी और कंपनीज विथ वन और मोर पब्लिक सेक्टर कंपनी और कंपनीज। अगर मान लो पीएससी जो होती है पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है, उसका मर्जर हो जाता है, अमलगमेशन हो जाता है। जैसे बहुत बार क्या होता है, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनियां होती है, उनको साथ में मर्ज कर लेंगे। एग्जांपल के लिए इंडियन ऑयल और बीपीसीएल 2 है, या भारत पेट्रोलियम 3 है। अभी तीनों पब्लिक सेक्टर कंपनियां, इन्होंने मान लो सबको मिला के एक ही कर दिया, भारत पेट्रोलियम करके, ठीक है। बोला इंडियन ऑयल इंडिया तो आजकल नाम ही नहीं चाहिए, हमको तो भारत ही चाहिए। एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम बोला तुमको भी मर्ज कर देते, आओ सिर्फ भारत पेट्रोलियम रखेंगे। तो मान लो पब्लिक सेक्टर कंपनी का मर्जर हो गया, तो वो भी अमलगमेशन माना जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी अर्स्टवाइल पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, अर्स्टवाइल का मतलब जो पहले पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, विथ वन और मोर कंपनी और कंपनीज, किसी और कंपनी या कंपनीज के साथ उसका मर्जर हो जाता है, मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनी किसी और के साथ मर्ज हो रही है, प्राइवेट के साथ। If the share purchase agreement entered into under the strategic disinvestment restrict immediate amalgamation of that public sector company and the amalgamation is carried out within 5 years from the end of the previous year in which the restriction on the amalgamation in the share purchase agreement ends। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसका अमलगमेशन हो गया किसी प्राइवेट कंपनी के साथ। एग्जांपल के लिए अपन ने बोला एयर इंडिया, एयर इंडिया का मर्ज हो गया एक कंपनी है टेलेंस करके जो उसके साथ में टाटा की, ठीक है। सो उसमें होता क्या है कि अर्स्टवाइल पब्लिक सेक्टर कंपनी विद वन और मोर कंपनी और कंपनीज, इफ द शेयर परचेज अग्रीमेंट होता है एंटर्ड इनटू अंडर द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो है वो अपनी होल्डिंग बेचती है, और यहां पे क्या बोला जाता है कि डिसइन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्ट इमीडिएट अमलगमेशन। ये बोलते हैं अभी का अभी अमलगमेशन नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार अभी का अभी अमलगमेशन कर लिया तो टाटा वाले क्या करेंगे, जितने भी एयर इंडिया के एम्प्लॉय उनको फायर कर देंगे। टाटा वाले क्या करेंगे, अभी के अभी एयर इंडिया के जितने भी एम्प्लॉय उनको फायर कर देंगे। तो बहुत बार क्या होता है कि शेयर परचेज अग्रीमेंट बनता है, उसमें रेस्ट्रिक्शन लगती है कि इस डेट के बाद में अमलगमेशन होगा, अभी अमलगमेशन नहीं होगा, इस डेट के बाद में अमलगमेशन होगा करके, और वो बोला जाता है विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच रेस्ट्रिक्शन ऑन अमलगमेशन इन द शेयर परचेज अग्रीमेंट एंड करके, कि जैसे ही आपका शेयर परचेज अग्रीमेंट में कुछ रेस्ट्रिक्शन डाली, वो अगर एंड होती है उसके 5 साल के अंदर अंदर अमलगमेशन हो जाता है, तो वो भी तुम्हारा अमलगमेशन माना जाएगा। मैंने आगे एक एग्जाम्पल दिया है, उससे आपको समझ में आ जाएगा करके, ठीक है। चलिए, इसके नीचे कुछ नोट दे रखे, द लॉसेज एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ पुरानी कंपनी इन केस ऑफ अमलगमेशन रेफर्ड इन क्लॉज नंबर 4, ये केस में which is deemed to be the losses or unabsorbed depreciation of amalgamated company shall not be more than the losses and unabsorbed depreciation of public sector company on the date on which the public sector company ceased to be public sector company as a result of the strategic disinvestment। मतलब भैया जिस दिन पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही, उस दिन उसके जितने भी लॉसेस थे, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन थे, वो नई कंपनी को मिल जाएंगे। मतलब एयर इंडिया के जितने भी लॉसेस है वो टेलेंस वालों को मिल जाएंगे। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं किसको, यहां पे मैंने एक एग्जांपल भी आगे दे रखा है, आपको समझ जाएगा। देखिए, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, means sale of shareholding by central government or state government in the public sector company which result in the reduction of shareholding below 51% along with the transfer of the control to the buyer।
तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51% से नीचे आ जाती है, 51% से नीचे आ जाती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जो कि एयर इंडिया का हुआ। एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है, देखिए सपोज शेयर्स ऑफ द एयर इंडिया लिमिटेड परचेज बाय द टेलेंस प्राइवेट लिमिटेड इन द प्रीवियस ईयर 21-22 में परचेज कर लिए थे। तो एयर इंडिया के शेयर जो थे वो परचेज कर दिए टेलेंस प्राइवेट लिमिटेड ने प्रीवियस ईयर 21-22 में अंडर शेयर परचेज अग्रीमेंट। उनके बीच में, गवर्नमेंट और एयर इंडिया के बीच में, और गवर्नमेंट और टेलेंस प्राइवेट लिमिटेड के बीच में एक शेयर परचेज अग्रीमेंट बना। अब उस अग्रीमेंट में ये लिखा है कि एज पर द एसपीए इट इज मेंशन दैट पब्लिक सेक्टर कंपनी कैन नॉट अमलगमेट टिल 31 मार्च 2024। मान लो कंडीशन डाल दी कि 31 मार्च 2024 तक अमलगमेट नहीं होगी, उसके बाद में जाके और दोनों कंपनियां अमलगमेट हो जाएगी। अमलगमेशन टुक प्लेस इन द प्रीवियस ईयर 26-27 में अमलगमेशन हुआ। इन दिस केस वॉट एवर द लॉसेज एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024 में जो रेस्ट्रिक्शन डाला था कि अमलगमेशन 31 मार्च 2024 तक नहीं होगा, उसके बाद में हो जाएगा। तो 31 मार्च 2024 को जितना भी एयर इंडिया लिमिटेड का लॉस था वो लॉस किसको मिल जाएगा? टेलेंस प्राइवेट लिमिटेड को मिल जाएगा फॉर द प्रीवियस ईयर 26-27 में। तो इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊं, आपको इतना को याद रखने की जरूरत नहीं। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग 51% से नीचे ला लेती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी की होल्डिंग है वो 51% से कम कर देती है। अब इसमें क्या होता है कि भैया एक शेयर परचेज अग्रीमेंट बनता है और शेयर परचेज अग्रीमेंट में कंडीशन डाली जाती है कि इस डेट के बाद में अमलगमेशन होगा। अब वो शेयर परचेज अग्रीमेंट में जो कंडीशन डाली हुई है वो कंडीशन जैसे कंप्लीट होती है उसके बाद में 5 साल के अंदर अंदर अमलगमेशन हो जाना चाहिए दोनों कंपनी में, लेकिन शेयर परचेज पहले कर दिए। अब एक बात समझना, यहां पे मान लो एयर इंडिया लिमिटेड के शेयर टेलेंस वालों ने, टाटा वालों ने पहले ही खरीद लिए थे 21-22 में, लेकिन उसमें कंडीशन डाली अग्रीमेंट में कि 31 मार्च 2024 तक हम अमलगमेट नहीं करेंगे। 31 मार्च 2024 के बाद में कभी भी 5 साल के अंदर अंदर हो जाएगा अमलगमेशन। अब अमलगमेशन 26-27 में हुआ। तो एक बात बताओ, एयर इंडिया के जो लॉसेज है वो टाटा को कब मिलेंगे? तो टाटा को 26-27 में अमलगमेट हुआ तो टाटा ले लेगी, लेकिन लॉसेज कौन सी डेट के? जिस डेट को वो अग्रीमेंट की डेट एंड होती है 31 मार्च 2024 को, उस डेट को जो भी लॉसेज रहेंगे एयर इंडिया लिमिटेड के, वो लॉसेज है वो टाटा को मिल जाएंगे, टेलेंस को मिल जाएंगे करके। ठीक है, चलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कोई ज्यादा रिलेवेंट है नहीं। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय द अमलगमेटिंग कंपनी। अब एक बात समझना, जो पुरानी कंपनी होती है अमलगमेटिंग कंपनी, उसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। ये लॉसेज है वो नई कंपनी को तभी मिलेंगे जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, अमलगमेटिंग कंपनी शुड हैव बीन एंगेज्ड इन द बिजनेस फॉर 3 years और मोर प्रायर टू द डेट ऑफ अमलगमेशन। मतलब कम से कम 3 साल से ये बिजनेस कर रही है। जैसे अमलगमेशन 1 जुलाई 2023 को हुआ, तो बेटा पुरानी कंपनी 1 जुलाई 2020 से पहले से बिजनेस कर रही है। मींस अमलगमेशन में अमलगमेशन तभी माना जाएगा जब पुरानी कंपनी एटलीस्ट 3 साल से बिजनेस कर रही है करके। ठीक है, एंड द अमलगमेटिंग कंपनी शुड होल्ड एटलीस्ट 75% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट विच वाज हेल्ड 2 years प्रायर टू डेट ऑफ अमलगमेशन। मतलब जिस डेट को अमलगमेशन हुआ उससे पहले 2 साल पहले जो बुक वैल्यू की एसेट थी, एटलीस्ट 75% बुक वैल्यू की एसेट वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। मींस यहां पे सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि अमलगमेटिंग कंपनी शुड होल्ड एटलीस्ट 75% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट व्हिच इट हेल्ड 2 years प्रायर टू डेट ऑफ अमलगमेशन। मींस अमलगमेशन की डेट से 2 साल पहले जो असेट्स की बुक वैल्यू थी वो बुक वैल्यू की असेट अभी भी हेल्ड कर रहे हैं एटलीस्ट 75%। जैसे मान लो 2 साल पहले बुक वैल्यू ऑफ असेट 100 करोड़ थी, तो भैया 75 करोड़ एटलीस्ट अमलगमेशन की डेट पे भी पुरानी कंपनी के साथ बुक वैल्यू ऑफ असेट होनी चाहिए। उसके बाद कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय न्यू कंपनी। न्यू कंपनी को क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी? पहली कंडीशन, अमलगमेटेड कंपनी शुड कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी फॉर पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अमलगमेशन। एटलीस्ट अमलगमेशन की डेट से 5 साल तक आपको बिजनेस कंटिन्यू करना पड़ेगा। अमलगमेटेड कंपनी फुलफिल द प्रिस्क्राइब कंडीशन इन केस ऑफ अमलगमेशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अगर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का अमलगमेशन हुआ है तो कुछ कंडीशन और सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। और प्रिस्क्राइब कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, प्रिस्क्राइब कंडीशन दे रखी है कि अमलगमेटेड कंपनी शेल अचीव द level of production of at least 50% of the installed capacity before the end of the 4 year from the date of amalgamation and continue to maintain that minimum level of production till the end of 5 year from the date of amalgamation। मींस अमलगमेशन की डेट से 4 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका एटलीस्ट 50% तक प्रोडक्शन पहुंचाना पड़ेगा एंड 5th ईयर के एंड तक आपको क्या करना पड़ेगा? उसको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें गवर्नमेंट जो है वो रिलैक्सेशन भी दे सकती है।
However, central government on an application made by amalgamated company may relax the condition for achieving the level of production or period during which the same is achieved or both in the suitable cases. Government इसमें relaxation दे सकती है. उसके बाद और condition क्या है? Amalgamated company hold continuously for a minimum period of 5 years from the date of amalgamation at least 75% of book value of fixed asset of amalgamating company acquired in the scheme of amalgamation. मतलब amalgamation में जो assets मिली उसकी एटलीस्ट 75% वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू वाली जो असेट है वो आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी अगले 5 साल तक. मींस अगले 5 साल तक अमलगमेशन की डेट से अगले 5 साल तक आपको एटलीस्ट 75% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ असेट्स है वो कंटिन्यू आपको होल्ड करनी पड़ेगी. ये अगर सब कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, जो कंडीशंस दे रखी है इतनी, तो पुरानी कंपनी के लॉसेज है वो नई कंपनी को मिल जाएंगे, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में मिल जाएगा. तो देखिए, if all the above conditions are fulfilled, then the accumulated losses or unabsorbed depreciation shall be deemed to be of amalgamated company for the previous year in which amalgamation was effected. इसलिए यहाँ पे fresh 8 year का टाइम मिलेगा. That is, such accumulated losses can be carry forward for the fresh 8 years. But मान लो आपने सेट ऑफ कर दिया, आपने क्या किया, पहले लॉस था पुराने वाले का. जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो पहले वोडाफोन का लॉस था, वोडाफोन का 100 करोड़ रुपए का लॉस था. इसके बाद कंपनी बनी वीआई. वीआई ने क्या कर दिया कि 100 करोड़ के लॉस में से मान लो 40 करोड़ का लॉस सेट ऑफ भी मार दिया, क्योंकि वीआई को इनकम हुई उसके सामने सेट ऑफ मार दिया. अब आगे जाके क्या हुआ कि वायलेशन हो गया. अगर वायलेशन हो गया तो जितना लॉस आपने सेट ऑफ मारा था ना वो वापस से आपकी इनकम बन जाएगी जिस ईयर में वायलेशन होगा. अगर वायलेशन हो गया, क्योंकि 5 साल तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 75% बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट है वो रखना पड़ेगा. उसके बाद में आपको वो प्रोडक्शन का वो इंस्टॉल कैपेसिटी का वो आपको इतना वहां तक लेके आना पड़ेगा, बिजनेस को कम से कम 5 साल तक चलाना पड़ेगा. अब ये इतनी सारी कंडीशन है. अगर कोई वायलेशन हो गया तो जितना आपने लॉसेज या अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ मार दिया था वो वापस से आपका क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में वायलेशन हुआ. तो देखिए, if any of the above conditions are not complied with, the set of losses or depreciation made in any previous year in the hands of amalgamated company shall be deemed to be the income of amalgamated company chargeable to tax in the year in which condition are not complied with. मतलब जिस ईयर में वायलेशन हुआ उस ईयर में आपकी इनकम बन जाएगी. अब एक बात समझना, डीमर्जर किसको बोलते हैं? तो डीमर्जर का मतलब, डीमर्जर में जो पुरानी वाली अंडरटेकिंग का जो पार्ट रहता है लॉस वो नए वाले को मिल जाएगा. जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था टाइटन का, कि टाइटन और तनिष्क 2 सेगमेंट है, तनिष्क का डीमर्जर हो गया तो जो टाइटन में तनिष्क वाले सेगमेंट के लॉसेज है वो तनिष्क लिमिटेड को मिल जाएंगे रिमेनिंग 8 ईयर्स के लिए. तो देखिए, allowability of carry forward and set off of accumulated losses or unabsorbed depreciation by resulting company where there has been demerger of undertaking. Accumulated losses and unabsorbed depreciation directly relatable to the undertaking transfer by the demerged company to the resulting company shall be allowed to be carry forward and set off in hands of the resulting company. मान लो जियो से रिलेटेड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लॉस है तो वो जियो को एज इट इज मिल जाएंगे. जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड लॉस है तो वो एज इट इज जियो फाइनेंशियल को मिल जाएंगे. बट अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है तो आप एक काम करिए, जितनी असेट ट्रांसफर की है उस रेशियो में आप डिवाइड करिए. ऐसा एक क्वेश्चन था इनके डीमर्जर और अमलगमेशन वाले टॉपिक में कंपाइलर में जो अपन ने किया था. Accumulated loss or unabsorbed depreciation are not directly related to the undertaking. The same will be apportionate between the demerged company and resulting company in the same proportion in which the value of asset have been transferred. उसके बाद एक बात समझना, स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसका लॉस कौन सा लॉस माना जाता है? तो बड़ा सिंपल है, ट्रांजैक्शन इन शेयर्स वर डिलीवरी अफेक्टेड. अगर मान लो आपकी डिलीवरी हो रही है, मतलब आप डिलीवरी ले रहे हो, कोई भी शेयर्स है उसकी डिलीवरी लेते हो. अगर आप उसकी डिलीवरी लेते हो ना तो 2 चीजें, अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड है तो आप पीजीबीपी में ले जाइए, और अगर मान लो आपका कैपिटल असेट है तो कैपिटल गेन में ले जाइए. अगर शेयर की डिलीवरी लेते हो, जैसे दिवाली के मुहूर्त वाले ट्रेडिंग सेशन में आपने कोई शेयर खरीदा, आपने डिलीवरी ली है, तो वो अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड है तो आपकी पीजीबीपी में इनकम जाएगी, और अगर वो कैपिटल असेट है तो कैपिटल गेन में जाएगी. लेकिन ट्रांजेक्शंस इन अ शेयर वेयर डिलीवरी नॉट अफेक्टेड में आप इंट्राडे करते हो तो हमेशा ध्यान रखना, इंट्राडे जो है ना वो हमेशा आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम में जाएगा. लेकिन अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस या करेंसी फ्यूचर्स में जाते हो, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में से आप डेरिवेटिव्स करते हो, तो डेरिवेटिव्स का लॉस है वो आपका नॉर्मल बिजनेस इनकम या नॉर्मल बिजनेस लॉस माना जाएगा. ऐसा मैंने आपको बिजनेस में भी पढ़ाया था कि जो भी तुम्हारा डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स इज नॉट अ स्पेक्युलेटिव. अगर इंट्राडे करोगे, इंट्राडे इज स्पेक्युलेटिव, बट डेरिवेटिव्स आपका स्पेक्युलेटिव नहीं है. तो डेरिवेटिव्स जो फ्यूचर ऑप्शंस का जो लॉस है वो तुम्हारा बिजनेस लॉस माना जाएगा, और बिजनेस लॉस माना जाएगा इसका मतलब आपका नॉर्मल बिजनेस लॉस माना जाएगा, ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं है. उसके बाद में एक केस लॉ है
दैट इज रिलेटेड टू द प्रमोद मित्तल 2013 दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट। अब इसमें हुआ क्या, क्वेश्चन ही आता है कि एक बात समझना, कभी भी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कब कर सकते हैं पुराने वाले के, सिर्फ ये 3-4 एग्जाम केसेस में, एक तो अमलगमेशन, डीमर्जर और सक्सेशन में भी ये 3 वाले सक्सेशन। इसके अलावा लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। इसमें एक और केस में हो सकते हैं, अगर मान लो कोई भी सक्सेशन ड्यू टू इनहेरिटेंस होता है, जैसे मान लो फादर की डेथ हो गई, बेटे को बिजनेस मिल गया, फादर की डेथ हो गई, बेटे को बिजनेस मिल गया, तो वो सक्सेशन हुआ है ड्यू टू द इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में सक्सेशन होता है, तो उस पर्टिकुलर केसेस में लॉसेस है वो बेटे को मिल जाएंगे। जो फादर के बिजनेस के लॉसेस है वो बेटे को मिल जाएंगे, सिर्फ एक ही केस में, दैट इज सक्सेशन ड्यू टू द डेथ होता है करके, ठीक है, मतलब इनहेरिटेंस में सक्सेशन होता है। तो अब इसमें हुआ क्या, एक पार्टनरशिप फर्म थी, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद हो गया, और पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है वो मान लो किसी पार्टनर ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कंटिन्यू किया। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कोई प्रोप्राइटरी बिजनेस कर रहा है, तो क्या पार्टनरशिप फर्म के लॉसेस मिल जाएंगे? आंसर इज नहीं मिलेंगे। पार्टनरशिप फर्म के लॉसेस नहीं मिलेंगे, वो प्रोप्राइटर को नहीं मिलेंगे पार्टनरशिप फर्म के लॉसेस। तो देखिए क्या दे रखा है इस प्रमोद मित्तल वाले केस में, कैन द लॉस सफर्ड बाय फर्म विच वाज डिसॉल्व हो गई, be carry forward and set off by the individual partner who took over the business of the firm as a sole proprietor, considering the succession as a succession by inheritance? क्या इसको माना जाएगा? आंसर इज नो। High Court observed that the firm and proprietorship are two separate and distinct units for the purpose of assessment. Section 78 to deal with the carry forward of losses in case of succession of the business. It's provide that only a person who has incurred the losses can be set off and carry forward. An exception provided in case of succession is by inheritance. The exception is not applicable in the present case since the partnership firm was dissolved and ceased to continue. Taking over the business by partner cannot be considered as case of the inheritance due to the death as per the law of succession. The loss suffered by firm before the dissolution of the firm cannot be carried forward by successor sole proprietor. Successor इसको carry forward नहीं कर सकता है। चलिए आप एक काम करिए, कंपाइलर में 1-2 क्वेश्चन है उस पर आ जाइए। और कंपाइलर में अपन जब क्वेश्चन देख रहे थे तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो आपने कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस बाकी थे। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए और रीड करिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए और देखिए क्या लिखा हुआ। पायल जी, ओ पायल जी, चश्मा लगा लो, ये चश्मा में एज बहुत ज्यादा दिखने लग जाती है ना, जैसे कम से कम 40-50 साल का तो हो ही गया मैं। ये ठीक है ना, ऐसे ये थोड़ा ऐसे, हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। ये प्रोफेसर लुक नहीं है, प्रोफेसर लुक यही है। चलिए ये प्रोफेसर वाला लग रहा है, हाँ कि भाई प्रोफेसर है बंदा। चलिए आ जाइए सब लोग, क्या ही प्रोफेसर की लाइफ है। देखो दिवाली के दिन भी आपके लेक्चर लेने पड़ते हैं, ना छुट्टी है, ना कोई लाइफ है, ना कोई पर्सनल लाइफ है, कुछ भी नहीं है करके, ठीक है बंदे की। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। कोई मोटिवेशन नहीं है लाइफ में, ना इतने कोई पैसे मिल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चा क्या करता है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है, बस। चलिए देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, ABC Limited was amalgamated with the XYZ Limited on 1/4/2023। तो ABC Limited एक कंपनी थी जो अमलगमेट हो गई XYZ Limited के साथ 1/4/2023 को अमलगमेट हो गई। All the condition of section 21B were satisfied. ABC Limited was the following carry forward losses as assessed till the assessment year 23-24।
पुरानी कंपनी के लॉसेज है वो दे रखे हैं। अब एक बात समझिए, पुरानी कंपनी के लॉसेस कौन कौन से दे रखे हैं। तो सबसे पहली चीज तो एक बात बताओ, पुरानी कंपनी के स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेस दे रखे हैं। ये नई कंपनी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। मैंने आपको बोला था बिजनेस के लॉसेस कर सकते हैं, बट अदर देन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेस तो ये नई कंपनी को नहीं मिलेंगे। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दे रखा है, इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं, नई कंपनी इसको कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकती है। अनएब्सॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अब एक बात समझना, जो साइंटिफिक रिसर्च के अनएब्सॉर्ब एक्सपेंडिचर रहते हैं ना, या फिर फैमिली प्लानिंग के कैपिटल एक्सपेंडिचर के अनएब्सॉर्ब आपके एक्सपेंसेस रहते हैं, दैट इज लाइक अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये मैंने वहां पे भी बताया था। अगर आप अपना पीजीबीपी वाला वॉल्यूम देखोगे और जहां सेक्शन 35 दे रखी है साइंटिफिक रिसर्च, उसमें मैंने एक जगह लिखा है कि अनएब्सॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑफ द कैपिटल नेचर ऑन द साइंटिफिक रिसर्च इज लाइक अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। जैसा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन रहता है वो ये है करके, ठीक है। तो ये बेटा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जैसा ही है, तो इसको भी ले सकते हैं। आंसर इज यस, बिल्कुल ले सकते हैं। और जो बिजनेस के लॉसेज है वो भी नई कंपनी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, यस बिल्कुल कर सकती है। तो कुल मिला के आपके स्पेक्युलेटिव लॉस को छोड़ के इन तीनों को ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो देखो, बिजनेस के लॉसेस, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, दो चीजें नई कंपनी को मिलती है, तो ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों चीजें, और ये तुम्हारा बिजनेस का लॉस अदर देन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस। क्या दे रखा है, XYZ लिमिटेड had computed a profit of 140 lakh for the financial year 23-24। मतलब इस साल में जो नई कंपनी है उसका प्रॉफिट 140 लाख है बिफोर सेटिंग ऑफ द एलिजिबल लॉसेस ऑफ द पुरानी कंपनी, बट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 15% पर एनम on 150 lakh being the consideration at which plant and machinery were transferred to XYZ Limited, the written down value as per the income tax record of ABC Limited was 100 lakh। अब एक बात समझना, इन्होंने क्या किया, पुरानी कंपनी से जो नई कंपनी में असेट आई है ना, वो 150 लाख पे आई है, लेकिन पुरानी कंपनी का जो WDV है वो 100 लाख था। अब एक बात बताओ, अगर आपको उसमें याद रहेगा पीजीबीपी में अपन ने एक्चुअल कॉस्ट की कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, और एक्चुअल कॉस्ट की कुछ एक्सप्लेनेशन में ऐसा था कि कुछ एक्सप्लेनेशन आपको अगर याद रहेगी तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये था कि कोई एसेट साइंटिफिक रिसर्च में यूज होती थी, उसको नॉर्मल बिजनेस में लाया तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट निल लेने का। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये थी कि स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया तो एफएमवीएस ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन है वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये थी कि गिफ्ट में मिला तो उस पर्टिकुलर केस में प्रीवियस ओनर का कॉस्ट माइनस एक्चुअली डेप्रिसिएशन अलाउड टू हिम, जो बचेगा डब्ल्यूडीबी वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी। तो वहीं पे कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन थी, आपको पता है थर्ड ये था कि अगर ज्यादा, वो मोदी लिमिटेड राहुल लिमिटेड का एक एग्जाम्पल लिया था अपन ने, तो वहां पे एक एक्सप्लेनेशन ये बोलती है कि अमलगमेशन डीमर्जर के केस में, अमलगमेशन एंड डीमर्जर के केस में क्या होता है करके, ठीक है, कि अमलगमेशन डीमर्जर के केस में आपको अगर याद रहेगा तो अमलगमेशन के केस में मैंने ये बताया था कि जो पुराने वाले का डब्ल्यूडीबी होता है ना, वही एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा। न्यू कंपनी के लिए जो एक्चुअल कॉस्ट है वो पुराने वाले का डब्ल्यूडीबी, जो पुराने वाले का डब्ल्यूडीबी है वो एज इट इज एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा न्यू एसएससी के लिए। तो एक बात बताओ, यहां पे इन्होंने क्या गड़बड़ कर ली, इन्होंने डेप्रीशिएशन लिया है वो 150 पे लिया है। पहली चीज तो 150 गलत है, आपको लेना 100 पे था, तो इनका प्रॉफिट को रीविजिट करना पड़ेगा, प्रॉफिट को रिकंप्यूट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को आप रिकंप्यूट कैसे करोगे भाई, प्रॉफिट को आप रिकंप्यूट कैसे करोगे, तो प्रॉफिट को रिकंप्यूट करने के लिए 140 लाख का प्रॉफिट है। अब इसमें आपने 150 पे लिया है 15% डेप्रीशिएशन, तो 150 पे 15% नहीं, आपको तो कितने पे लेना चाहिए था, 100 पे 15% लेना चाहिए था। तो आपने 50 पे 15% ज्यादा लिया है, तो वो वाला सीधा एडबैक कर दो ना। तो 50 पे आपने जो 15% लिया है 7.5 है, वो आप एडबैक कर दो। 7.5 जो गलत ज्यादा डेप्रीशिएशन लिया उसको एडबैक कर दो, तो आपका 147.5 है, ये आपका जो है, ये आपका बिजनेस का इनकम आ जाएगा इस साल का। आगे दे रखा है द अबोव प्रॉफिट ऑफ XYZ लिमिटेड इंक्लूड द स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट 10 लाख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस प्रॉफिट में स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट भी है, लेकिन पुरानी कंपनी का स्पेक्युलेटिव लॉसेस हम सेट ऑफ नहीं कर सकते करके, ठीक है। आपसे पूछा है इस कंपनी का आपको इनकम बताना है, तो इस कंपनी का आपको इनकम बताना है, बड़ा सिंपल है कि ये जो प्रॉफिट आया 147.5, इसके सामने ये तीनों चीजें आप सेट ऑफ कर सकते हो, ये तीनों चीजें हैं वो आप सेट ऑफ कर सकते हो पुरानी कंपनी का, कोई दिक्कत नहीं। उसके नीचे नोट्स वगैरह दे रखे, एक बार आप रीड कर लीजिए, एक बार आप इसको रीड कर लीजिए।
बोलो डन। हो गया हो तो बोलो डन। ये बोलता है लेंस कार्ड से लिया है कि एक पे एक फ्री। हाँ, ये तो लेंस कार्ड से ही लिया है, ये वाला। ये वाला वो लेंस कार्ड वाले जो पैसा भी डालते हैं ना अपने उसमें वॉलेट में कि आपको इतना पैसा मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। दो लिए थे, एक दिख नहीं रहा है मुझे। आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैंने सच में लेंस कार्ड से लिया ये वाला। पॉइंट नंबर 6 बता दो। पॉइंट नंबर 6 ये बोलता है भाई स्पेक्युलेटिव बिजनेस के सामने नॉर्मल बिजनेस के लॉस सेट ऑफ हो सकते हैं ना। भाई स्पेक्युलेटिव लॉस जो है वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव गेन से सेट ऑफ होता है, बट स्पेक्युलेटिव गेन के सामने नॉर्मल बिजनेस लॉस से सेट ऑफ हो सकते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है करके। ठीक है, यही वाला है पॉइंट नंबर। भगवानी जी, ये देखिए लेंस कार्ड से ही लिया, ये लेंस कार्ड का लोगो भी है, लेंस कार्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये देख। चलिए हो गया तो बोलो डन एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया तो बोलो डन। अरे भाई जी, क्वेश्चन नंबर 2 बोलो डन। हाँ, अगर मान लो यहां पे आपका प्रॉफिट यहां तो 147 था तो सब सेट ऑफ हो गया। अगर मान लो नहीं होता तो ये जो मान लो यहां पे 120 होता तो आप बिजनेस के लॉसेस सेट ऑफ कर लेते, बाकी वाले अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते और अनलिमिटेड ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इन दोनों को, इन दोनों को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। ये बोल रही है आप शो ऑफ कर रहे हो। अब एक बात बता, लेंस कार्ड का अगर मान लो स्पेक्स डाल के कोई बंदा शो ऑफ कर ले, मतलब खत्म हो गई बात। इसको शो ऑफ थोड़ी बोलते हैं यार, पाप लगेगा पाप तुझे, देखना। कल मुझे किसी बच्ची ने मैसेज किया, पता है तुमको, मेरे को बोलती है कि शायद हमने आपका कोई लेक्चर ढंग से नहीं सुना होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए हमको बुरा पति मिला है। ठीक है, और उसने वैसा इमोजी स्माइली वाला भेज दिया। अब मैंने उसको बोला, मैंने रिप्लाई क्या करे बंदा रिप्लाई। अब उसको बुरा पति मिला, उसका एक्सपीरियंस बोल रहा है कि हमने शायद आपका कोई लेक्चर में ध्यान नहीं दिया होगा इसलिए हमको बुरा पति मिला, ऐसा बोली वो। भगवान, चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि मिस्टर एक्स कैरिंग ऑन बिजनेस एज सोल प्रोपराइटर। एक बंदा तो जो था बंदा सोल प्रोपराइटर था बेचारा, डाइड ऑन 31 मार्च 2024 को। ओ भाई साहब, 31 मार्च 2024 को जो है वो बंदा चला गया। ऑन हिज डेथ द सेम बिजनेस वाज कंटिन्यू बाय द लीगल ईयर बाय फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप फर्म। As 31st March 2024, a determined business loss of 5 lakh to be carry forward under the Income Tax Act 1961. Does the firm consisting of all the legal heirs of X get the right have his losses adjusted against the current income or not? मतलब इसमें हुआ क्या, एक बंदा था बेचारा, ये बंदा प्रोपराइटर बिजनेस करता था, ये एक्सपायर हो गया, अभी ये नहीं रहा, तो इसके घर वालों ने, लीगल हियर है, वो लीगल हियर को लॉसेस मिल जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब इनहेरिटेंस बाय द डेथ होता है तो लॉसेस पुराने वाले के मिल जाते हैं। लेकिन लीगल हेयर ने भी कमाल के लोग हैं, इन्होंने क्या किया, प्रोपराइटरी बिजनेस नहीं किया इन्होंने। वो लीगल हेयर में मान लो 4 बेटे थे, बोला हम तो फर्म बनाएंगे, तो इन्होंने पार्टनरशिप फर्म बना दी। और क्वेश्चन ये आता है कि लीगल हेयर एज अ फर्म बिजनेस कर रहे हैं तो क्या फर्म को लॉसेस मिल जाएंगे या नहीं। देखो अपन ने जो केस लॉ पढ़ा था वहां पे वो अलग था, उसमें क्या था, एक फर्म थी, फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, फिर एक प्रोपराइटरी बिजनेस कर रहा है अलग से, तो ये कोई इनहेरिटेंस बाय डेथ नहीं है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि प्रोपराइटरी का बिजनेस एक फर्म कर रही है, बट फर्म में जितने भी लोग हैं वो सब लीगल हेयर ही है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या लॉसेस यहां पे मिल जाएंगे या नहीं। आंसर इज इसमें मिल जाएंगे। एक केस लॉ है और सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है, दैट इज मधुकांत एम मेहता के केस में 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर सब लीगल हेयर मिलके अगर बिजनेस कर रहे हैं, वो भले पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, तो उसको भी लॉसेस मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या दे रखा है, सेक्शन 78(2) पहले क्या बोलती है, 78(2) बोलती है कि वेयर द पर्सन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन हैज बीन सक्सीडेड इन सच कैपेसिटी बाय अनदर पर्सन अदरवाइज देन बाय वे ऑफ द इनहेरिटेंस,
then the successor is not entitled to carry forward and set off of the losses of the predecessor against his income. This implies that generally set off of business losses should be claimed by the same person who suffered the loss, and only exception of this is provision is when the business passes to the another person by way of the inheritance. The fact of the case given in the question are similar to the Madhukant M. Mehta 2001 Supreme Court ka judgment, where Supreme Court was held that the business is succeeded by inheritance. The legal heirs are entitled to benefit to carry forward and losses of the predecessor. Even if the legal heirs constitute themselves as a partnership firm, the benefit of carry forward and set off of losses of the predecessor would be available to the firm. In this case, the business of X was continued by the legal heir after the death of the by constituting a firm. Hence, the exception contained in 78(2) along with the decision of FX court discussed above would apply in this case. Therefore, the firm is entitled to carry forward the losses of the 5 lakh of Mr. X. ये आपको मिल जाएगा. This is the completion of your topic, set off and carry forward of the losses. चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक चालू करते हैं. उस नए टॉपिक का नाम है ब्लैक मनी एक्ट 2015. बहुत दिन से आपको नोट्स नहीं भेजे, आज भेज देंगे. तो चलिए हम चालू कर रहे हैं ब्लैक मनी एक्ट 2015. मेरी बात सुनो, ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक से शॉर्ट आपको 4 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा. शॉर्ट बता रहा हूं. देखो, 20-25 मार्क का आपका असेसमेंट प्रोसीजर वाला वो सेगमेंट है, असेसमेंट और ये पेनल्टी और ये मिसलेनियस और ये जो पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है. ये वॉल्यूम में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड को छोड़ दो, क्लबिंग और डिडक्शन को छोड़ दो, क्योंकि वो पहले पार्ट में कंप्यूटेशन में चला जाता है. बाकी जो प्रोसीजरल पार्ट वाला है, जो टीडीएस वगैरह वाला है, वो अप्रोक्स 25-30 मार्क का सेगमेंट है. उसमें से 4 मार्क आपको ब्लैक मनी एक्ट से मिलेगा ही मिलेगा. और ब्लैक मनी एक्ट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का आएगा, और ये टॉपिक 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा. मोस्टली वी विल ट्राई टू वाइंड अप विद इन द 1 आवर. 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. और 4 मार्क का क्वेश्चन शॉर्ट आएगा ही आएगा. और क्वेश्चन भी वही आएगा जैसा कंपाइलर में या आईसीआई ने मॉड्यूल में दे रखा है, क्योंकि पहले ब्लैक मनी एक्ट आपके सिलेबस में नहीं था. पहली बार ये एक्ट को लाया है आपके सिलेबस में. तो पहली बार जब कोई भी चीज आती है ना, तो एक चीज तो ध्यान रखना, जो आईसीआई ने एग्जांपल्स दे रखे हैं या जो आईसीआई ने क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसी में से एग्जाम में आने वाला है. पहले आपको पता है एक इलेक्टिव पेपर हुआ करता था, इकोनॉमिक लॉ में तो क्या होता था कि जब एग्जाम होता था ना, तो एग्जाम में 3 केस स्टडी पुरानी आती थी. मतलब टोटल 5 केस स्टडी आती है. 5 में से 125 मार्क का पेपर हुआ, 100 का अटेंड करना है, 4 करना है. 3 केस स्टडी एज इट इज आती थी, एज इट इज करके, ठीक है. लोगों को सबको 70-80 भाई उसका नाम एग्जाम देते क्यों हो? जब आपको एज इट इज केस स्टडी वही देनी है, तो नॉर्मली एग्जाम उसका नाम देते क्यों है? वैसा होता था. फिर उन्होंने इंस्टीट्यूट ने इस बार जो नवंबर 2023 का पेपर हुआ उसमें चेंज किया. एक भी केस स्टडी पुरानी नहीं पूछी, सब नई केस स्टडी बना के और डाली करके, ठीक है. तो बट ब्लैक मनी एक्ट ऐसा है कि जिसमें ऑब्वियसली कोई ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं सकते. क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी 5-6 क्वेश्चन दे रखे अपने मॉड्यूल में, और वही क्वेश्चन अपन ने एज इट इज अपने कंपाइलर में लिए है. 4 मार्क का सवाल है, 4 मार्क्स आने ही वाले हैं एग्जाम में. बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, और 4 मार्क्स आपको एग्जाम में ये टॉपिक देके जाएगा, दैट इज ब्लैक मनी एक्ट 2015 करके, ठीक है. चलिए, अब होता क्या है, ये टॉपिक क्यों लाया गया, उसके पीछे का रीजन वगैरह मैं आपको थोड़ा बता देता हूं. बट छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है. इसमें प्रोसीजरल पार्ट भी है, बट प्रोसीजरल पार्ट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. आपको जो पूछा जाएगा वो प्रैक्टिकल पार्ट पूछा जाएगा इस टॉपिक से. चलिए, कोई क्या पूछ रहा है कि मेरे को एक तो दिखता नहीं है इतना दूर का. रोहन, चलो चालू करेंगे टॉपिक. पानी पी ले. तो आज पता नहीं मेरे गले में क्या हो रहा है, मतलब बार बार वैसा ऐसा लगता है जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा हो रहा है मेरे साथ आज.
मिठाइयाँ नहीं खाई रे, इतना पॉल्यूशन हो गया बाहर तो दिख ही नहीं रहा है कुछ। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठंड नहीं लगी रे, वो मतलब थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है जैसे कुछ भारी भारी हो गया वैसा। हाय देवांशी। चलिए चालू करते हैं ब्लैक मनी एक्ट 2015। देखो ये एक्ट जो है ये मोदी जी लेके आए, और मोदी जी जो है उनको बाबा रामदेव ने पहले बोला था कि भारत के बाहर बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है जो भारत के बाहर पड़ा है, उसको इंडिया में पैसा लाएंगे, सबको 15-15 लाख रुपया देंगे करके, ठीक है। ऐसा आपने सुना था जब इलेक्शन हुआ 2014 का। तो 2014 के इलेक्शन में आपने देखा होगा, उससे पहले मोदी जी जो है वो मोदी जी, बाबा रामदेव, सब लोगों ने बोला कि इंडिया के बाहर बहुत सारे लोगों का पैसा पड़ा है, स्विस बैंक में पड़ा है, बहुत सारी बैंक में पड़ा है, बहुत सारे फॉरेन में एसेट्स है जो बताए हुए नहीं है कि अगर वही अगर इंडिया में आ जाए तो पेट्रोल की रेट, डॉलर की रेट के ₹1 और $1 हो जाए करके, ठीक है। एक तो हुआ नहीं बट 83 पॉइंट समथिंग ऑलरेडी हो चुका है। तो और ऐसे ही भी बोला गया था कि बाहर जो पैसा पड़ा है वो अगर इंडिया में लाएंगे तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे इंडिया में वगैरह वगैरह, ऐसा बोला था करके, ठीक है। इंटेंशन तो अच्छा ही था। अब हुआ क्या, उसको लेके एक ब्लैक मनी एक्ट लाया गया 2015 में, क्योंकि ब्लैक मनी की पहले बहुत बात करते थे। बाबा रामदेव का जो एड आता था वो ब्लैक मनी बार बार बोलते थे, ब्लैक मनी, काला पैसा, ये वो, ठीक है। आजकल वो बोलते हैं कि इस बिस्कुट में मैदा नहीं है करके, ठीक है। तो आदमी में कब कितना फर्क आ जाता है समझ में नहीं आता। पहले ब्लैक मनी की बात करते थे, अब बोलते इस बिस्कुट में, बिस्किट भी नहीं बोलते, इस बिस्कुट में मैदा नहीं है, तो मैदा नहीं है उस बिस्कुट में। तो चलिए अब अपन बात करते हैं ब्लैक मनी एक्ट 2015। ये क्यों लाया गया? ये लाया गया कि बहुत सारे लोगों के पास में फॉरेन में असेट्स है, फॉरेन में असेट्स है, और वो फॉरेन में जो असेट्स है या फॉरेन की इनकम है और वो अनडिस्क्लोज्ड है। अनडिस्क्लोज्ड है, वो क्या है? अनडिस्क्लोज्ड है, अनडिस्क्लोज्ड है। अनडिस्क्लोज फॉरेन का असेट या अनडिस्क्लोज जो है वो फॉरेन की इनकम है जो कि अनडिस्क्लोज है, डिस्क्लोज नहीं है। और वो अगर डिपार्टमेंट को मिल जाती है, और वो डिपार्टमेंट को मिल जाती है, तो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, इस पर्टिकुलर एक्ट में उस अनडिस्क्लोज असेट्स या इनकम जो है उसको असेस कर सकता है और उस पर टैक्स ले सकता है एट द रेट 30%। 30% है वो टैक्स ले सकता है। तो देखिए ये एक्ट क्यों लाया गया कि फॉरेन में बहुत सारी असेट्स ऐसी है जो फॉरेन में है, फॉरेन में ऐसी कोई इनकम है, और आप अगर रेजिडेंट पर्सन हो, क्या हो आप? रेजिडेंट पर्सन हो। तो देखो रेजिडेंट पर्सन के लिए फॉरेन की इनकम होती है, वो भी इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए। एज वेल एज फॉरेन में आपने असेट कहां से एक्वायर की थी वो भी इंडिया में, भैया देखना तो पड़ेगा कहां से लाई थी आपने वो असेट, पैसा कहां से लाया था। तो अगर फॉरेन की कोई असेट है या फॉरेन की कोई इनकम है जो अनडिस्क्लोज्ड है, मींस उसको आपने इनकम टैक्स में डिस्क्लोज नहीं कर रखा, तो ब्लैक मनी एक्ट 2015 में उस पर 30% की रेट से टैक्स लिया जाएगा। अब आप मुझे बोलोगे 30% की रेट से टैक्स लिया जाएगा, वो तो बहुत ही अच्छा है सर, 30% टैक्स भरो उसके बाद फ्री हो जाओ। नहीं, इस 30% की रेट से तो टैक्स लगेगा और इसका 3 टाइम्स पेनल्टी लगेगा। 3 टाइम्स पेनल्टी का मतलब ये हो गया कि कुल मिला के आपको 30% तो ये देना है और उसका 3 टाइम्स मतलब 90%। तो अगर मान लो जो भी आपकी इनकम है या जो भी असेट की वैल्यू होगी उस पर 120% है वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। 120% है वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। ब्लैक मनी एक्ट 2015 लाया गया, और ये क्यों लाया गया कि फॉरेन की कोई आपकी असेट है या फॉरेन की कोई इनकम है वो अनडिस्क्लोज है, डिपार्टमेंट को मिल जाती है, उस पर 30% की रेट से टैक्स लगेगा और उसका 3 टाइम्स पेनल्टी लगेगा। 3 टाइम्स पेनल्टी का मतलब हो गया कि आपका 90% है वो पेनल्टी लगेगा। तो कुल मिला के जो आपकी इनकम है या जो आपकी असेट की वैल्यू है उस पर 120% है वो आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। अब आप मुझे बोलोगे कि सर क्या जरूरत थी, अपने इनकम टैक्स में वो तो कर ही सकते थे भाई। फॉरेन का अगर कोई इनकम मिल जाता है या फॉरेन का कोई असेट मिल जाता है तो पूछा जा सकता है ना। लेकिन आपको पता है इनकम टैक्स में एक लिमिट होती है कि पिछले 10 साल का ही पूछ सकते हैं। इनकम टैक्स में एक लिमिट होती है, और इनकम टैक्स में एक लिमिट यह है कि मैक्सिमम पिछले 10 साल के ही केस खुल सकते हैं। हमने पढ़ा था 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, उसमें पिछले 10 साल के ही केस खुल सकते हैं। अब पिछले 10 साल के ही केस खुल सकते हैं तो इसमें यह लिमिट ही नहीं है।
पिछले 20 साल के केस खुल सकते हैं, पिछले 25 साल के। मान लो आपने फॉर एन एग्जांपल एक बात बताओ, इनकम टैक्स में तो मैंने आपको क्या बताया था कि 10 साल पहले अगर कोई असेट आपने खरीदी हुई है और उसका कोई एक्सप्लेनेशन आप इंडिया में नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, ये मान लिया जाएगा आपकी वाइट मनी की है, क्योंकि पिछले 10 साल का ही असेसमेंट हो सकता है, उसके पिछले का तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ब्लैक मनी एक्ट में ऐसा नहीं है। ब्लैक मनी एक्ट में पिछले 25 साल का अगर उनको कुछ मिल जाता है, 25 साल पहले आपने मान लो स्विट्जरलैंड में कोई अकाउंट खोला था, या स्विट्जरलैंड में कोई प्रॉपर्टी बनाई थी, नेपाल में आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई थी, वो 25 साल पहले बनाई थी, आज डिपार्टमेंट को पता चल गया अनडिस्क्लोज इनकम है, तो उस पर्टिकुलर केस में भैया उसका असेसमेंट आज भी कर सकते हैं और उस पर जो भी टैक्स है वो और पेनल्टी वगैरह है वो ले सकते हैं। तो इसके लिए ब्लैक मनी एक्ट लाया गया, क्योंकि क्या होता है ना, ब्लैक मनी एक्ट में वो लिमिट ही नहीं है। देखो इंडिया की अगर अनडिस्क्लोज इनकम होगी ना, या अनडिस्क्लोज एसेट इंडिया की है, तो उसके लिए अपन ने देखा है कि सेक्शन 68 है, 69A है, 69B है, 69C है, वो सब चीजें हैं। लेकिन इंडिया के बाहर का है तो उसके लिए उनको ब्लैक मनी एक्ट लाना पड़ेगा 2015 में। और थोड़ा बताने के लिए भी कि ब्लैक मनी को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, इंडिया में बहुत सारा काला पैसा लाएंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे, उसके लिए करके, ठीक है। अब एक बात समझना, चीजों को समझते जाना, आप इजीली समझ पाओगे। सबसे पहली चीज, ये जो एक्ट है ना ब्लैक मनी एक्ट, ये आपका, इसका पूरा नाम है ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट एंड इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। एंड ये जो एक्ट जो चालू हुआ, ये पास किया था 26 मई 2015 में, और ये जो एक्ट है ना, ये असेसमेंट ईयर 16-17 से लगना चालू हुआ। असेसमेंट ईयर 16-17 से लगना चालू हुआ। ये जो एक्ट है वो पूरे इंडिया पे लगता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आंसर इज यस, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो पूरे इंडिया पे लगता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पे भी लग जाता है, आंसर इज यस, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब एक बात समझना, ये एक्ट क्या बोलता है? पहली चीज तो ये एक्ट बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई भी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है, या फिर कोई अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट है, तो अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट है, उस पे बाबू है ना वो 30% की रेट से टैक्स लगाएंगे। 30% की रेट से उस पे टैक्स है वो लगाएंगे, और आगे जाके मैं बताऊंगा कि इसका 3 टाइम्स पेनल्टी भी लग सकता है, और लगेगा ही लगेगा करके, ठीक है। तो 30% टैक्स लगेगा, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट मिल जाती है। अब एक बात समझना, कौन से ईयर में टैक्स लगेगा? पहली चीज तो ये बताओ भाई, कौन से ईयर में टैक्स लगेगा? अगर मान लो कोई अनडिस्क्लोज, पहली चीज अनडिस्क्लोज का मतलब क्या है? जो आपने इनकम टैक्स में नहीं बताया हुआ, आपने इनकम टैक्स में नहीं बताया हुआ, आपने जो है वो इनकम टैक्स में नहीं बताया हुआ, तो दैट इज कॉल्ड अनडिस्क्लोज। आपने डिस्क्लोज नहीं कर रखा, अनडिस्क्लोज है। अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर की वो इनकम है। मींस इनकम पे टैक्स उस ईयर में लगेगा रेस्पेक्टिव ईयर में। रेस्पेक्टिव ईयर का मतलब ये हुआ कि अगर इनकम है वो 2021 की है, अनडिस्क्लोज इनकम है, तो 2021 में उस पर टैक्स लगेगा। अगर इनकम 21-22 की अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है, तो 21-22 में उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन असेट पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में इट्स कम्स टू द नोटिस ऑफ एओ। मतलब जिस ईयर में एओ को मिल जाती है, एओ को जिस ईयर में वो असेट मिल जाती है, उस ईयर में उस असेट पे टैक्स लगेगा। तो आपको मैं वापस बता रहा हूं, तो देखो, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट। तो अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर की वो इनकम है, मींस रेस्पेक्टिव ईयर में टैक्स लगेगा। लेकिन असेट पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में वो एओ के नोटिस में आता है। एओ को पता चलता है कि आपकी कोई फॉरेन में असेट है और वो एओ को पता चल गया, तो जिस ईयर में एओ को पता चल गया उस ईयर में उस पे टैक्स लगेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल, इधर देखिए बेटा, हुआ क्या, जैसे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी। मैं मेरी बात कर रहा हूं, मिस्टर बीबी। हुआ क्या, मैंने मान लो यहां पे नेपाल में एक घर खरीदा था, नेपाल में एक घर खरीदा था, और ये वाला घर मैंने कहीं डिस्क्लोज नहीं किया। ये वाला जो घर है ये मैंने नेपाल में खरीदा था, और ये नेपाल में खरीदा था 29 मार्च 2013 को, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 में खरीदा था। मैंने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ। प्रीवियस ईयर 2012-13 में खरीदा था बाबू, 12-13 में खरीदा था, 12-13 में खरीदा था, मींस आज से 10-12 साल पहले, 10 साल पहले, अप्रोक्स 10-11 साल पहले। अब हुआ क्या, ये जो घर मैंने पहले खरीदा था
और इसकी जो कॉस्ट थी वो फॉर एन एग्जाम्पल 20 लाख थी। 20 लाख में ये घर खरीदा था नेपाल में, फॉरेन का असेट है, मुझे इंडिया में डिस्क्लोज करना चाहिए था, मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं, बट मैंने नहीं किया। अब हुआ क्या, एओ को इस असेट के बारे में जानकारी मिल जाती है, एओ के नोटिस में आता है ये चीज, और एओ के नोटिस में आया 29 जुलाई 2023 को, एओ के नोटिस में 23 को आया। तो बेटा इस असेट पे टैक्स जो लगेगा वो प्रीवियस ईयर 23-24 में लगेगा, प्रीवियस ईयर 23-24 में इस पे टैक्स लगेगा। मतलब जिस ईयर में एओ के नोटिस में आती है आपकी जो असेट है, वो जिस ईयर में एओ के नोटिस में आती है उस ईयर में उस पे टैक्स लगेगा। असेट के केस में अनडिस्क्लोज फॉरेन की असेट है जो आपने बताई नहीं थी, तो उस असेट पे टैक्स है वो इस ईयर में लगेगा। अब आप मुझे बोलोगे सर एक बात बताओ, इस ईयर में टैक्स लगेगा लेकिन कौन सी वैल्यू पे लगेगा? हमने इन्वेस्ट किया था वो 20 लाख किया था, लेकिन आज तो इसकी एनआरवी बढ़ गई होगी घर की, तो आज की एनआरवी पे लगेगा। और एनआरवी कौन सी डेट को लेंगे? वैल्यूएशन डेट की। और वैल्यूएशन डेट का मतलब होता है 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर का जो 1 अप्रैल रहेगा ना, दैट इज द वैल्यूएशन डेट। तो अपने इस एग्जांपल में वैल्यूएशन डेट आएगा 1 अप्रैल 2023, और 1 अप्रैल 2023 को मान लो इसकी जो वैल्यू है घर की वो 80 लाख है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 80 लाख पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, इस 80 लाख पे आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो ये 80 लाख पे आपका 30% की रेट से टैक्स हो जाएगा, और उस पे फिर आपका 90 पर 3 टाइम्स जो है वो आपकी पेनल्टी हो जाएगी, 3 टाइम्स उस पे पेनल्टी हो जाएगी। तो आपका टैक्स आएगा, उस टैक्स का 3 टाइम्स आपका पेनल्टी रहेगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि देखो अगर फॉरेन का कोई भी अनडिस्क्लोज आपका असेट है, जैसे ये नेपाल में घर खरीदा था मैंने 2012-13 में, मैंने बता नहीं रखा था, एओ को पता चला इस डेट को, तो इस ईयर में इस पे टैक्स लगेगा। जिस ईयर में एओ के नोटिस में आता है, एओ को पता लगता है, उस ईयर में इस पे टैक्स लगेगा ब्लैक मनी एक्ट में। और बाबू ब्लैक मनी एक्ट में जो टैक्स लगेगा उसमें क्या करेंगे, वैल्यूएशन डेट को, इसकी एनआरवी क्या है, वैल्यूएशन डेट का मतलब 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में उसको पता चला, जिस ईयर का वो असेट है पता चला, इस ईयर की जो 1 अप्रैल है वो 1 अप्रैल को इसकी वैल्यू क्या है वो एनआरवी अपन लेंगे, और ये कॉस्ट क्या थी, विच एवर इज हायर, आगे मैं समझाऊंगा, उसका 30% आपको टैक्स भरना है। ये तो बात हो गई अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट के केस में। अगर अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है तो जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल हुआ क्या, मेरे को फॉरेन से कुछ इनकम मिल रहा है, और फॉरेन से मान लो मुझे डिविडेंड मिल रहा है, और डिविडेंड मिल रहा है वो मुझे प्रीवियस ईयर 1920 का डिविडेंड है, वो मुझे फॉर एन एग्जांपल $10,000 मिला। उसके बाद अगले साल 2021 में भी मुझे $10,000 का डिविडेंड मिला। उसके बाद 21-22 में भी मुझे $10,000 का डिविडेंड मिला। 22-23 में भी मुझे $10,000 का फॉरेन से डिविडेंड मिला। अब मुझे $10,000 का मुझे डिविडेंड मिल रहा है, तो इस पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर की वो रेस्पेक्टिव ईयर की इनकम है। इसका मतलब इस पे टैक्स है वो 1920 में लगेगा ब्लैक मनी एक्ट में, इस वाले पे 2021 में लगेगा, इस वाले पे 21-22 में लगेगा, इस वाले पे 22-23 में लगेगा। तो इन सिंपल वर्ड में बताऊं, देखो अगर आपकी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है तो ब्लैक मनी में टैक्स जिस ईयर का वो इनकम है उस ईयर में लगेगा। लेकिन असेट्स के केस में क्या होगा ना, और एग्जाम में यही आने वाला है, उनको इनकम से मतलब ही नहीं है, फॉरेन में अनडिस्क्लोज असेट से मतलब है, क्योंकि इनकम कमा के तो आपने असेट ही जनरेट की होगी, बैंक में डाला होगा पैसा और बैंक असेट में आ जाएगा करके, ठीक है। तो देखो इन्होंने बोला कि भैया असेट जिस ईयर में एओ के नोटिस में आ जाता है, जिस ईयर में एओ के नोटिस में आया उस ईयर में टैक्स लगेगा। तो ये असेट मैंने 12-13 में एक्वायर की थी नेपाल में 20 लाख में, एओ के नोटिस में 23-24 में आया, तो प्रीवियस ईयर 23-24 में टैक्स लगेगा, प्रीवियस ईयर 23-24 में टैक्स लगेगा। और वैल्यूएशन डेट क्या लेंगे, जिस प्रीवियस ईयर में टैक्स लग रहा है उसकी 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 2023 को इसकी जो वैल्यू है वो 80 लाख है, तो 80 लाख पे 30% की रेट से टैक्स लग जाएगा 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर को टैक्स, 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर की वैल्यू लेंगे वैल्यूएशन डेट, और उसकी जो वैल्यू रहेगी उस पे जो टैक्स है वो लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, ये एक्ट में एसएससी कौन होता है, तो मैं बताऊं इस एक्ट में एसएससी है ना, वो सिर्फ रेजिडेंट पर्सन के केस में ये एक्ट लगेगा। रेजिडेंट पर्सन है, वो रेजिडेंट पर्सन के केस में ये एक्ट लगेगा। तो ये जो एक्ट है ना वो सिर्फ रेजिडेंट पर्सन के केस में लगेगा। मतलब रेजिडेंट पर्सन कौन से ईयर में होना चाहिए, तो मैं बता दूं, या तो रेजिडेंट पर्सन आप आज इस साल में रेजिडेंट हो,
नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो फॉर एन एग्जांपल ये नेपाल में मैंने असेट खरीदी, वो 2012-13 में खरीदी, और उसके बाद 2016-17 तक मैं इंडिया में था, मैं रेजिडेंट था, फिर मैं नेपाल शिफ्ट हो गया। तो नेपाल में शिफ्ट हो गया, तो नेपाल में अभी शिफ्ट हो गया, तो अभी तो मैं नॉन रेजिडेंट हूं, इस साल में तो मैं नॉन रेजिडेंट हूं। लेकिन जिस ईयर में ये असेट एक्वायर की थी ना, उस ईयर में अगर मैं रेजिडेंट था तो भैया ये ब्लैक मनी एक्ट मेरे पे लगेगा। बड़ा सिंपल है। देखो ये एक्ट किस पे लगता है, अगर आप रेजिडेंट पर्सन हो, रेजिडेंट पर्सन हो करंट ईयर में, मतलब करंट ईयर में रेजिडेंट पर्सन हो, या फिर आप करंट ईयर में रेजिडेंट नहीं हो लेकिन आप उस ईयर में रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट थे जिस ईयर में वो असेट एक्वायर हुई थी, या वो इनकम जिस ईयर की थी। क्योंकि बड़ी सिंपल सी चीज है ना, इनकम जिस ईयर में होती है उस ईयर में आप रेजिडेंट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगे, तभी तो फॉरेन की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी अंडर नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट। या फिर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट आप उस ईयर में थे जिस ईयर में वो असेट एक्वायर की गई थी। जैसे देखो ये एक्ट किस पे लगता है, रेजिडेंट पर्सन पे लगता है। लेकिन मान लो फॉर एन एग्जांपल करंट ईयर में मैं नॉन रेजिडेंट हूं, करंट ईयर में तो मैं नॉन रेजिडेंट हूं, करंट ईयर में मैं नॉन रेजिडेंट हूं, लेकिन जिस ईयर में ये असेट एक्वायर की थी उस ईयर में मैं रेजिडेंट था, तो क्या ये एक्ट लगेगा? आंसर इज यस। या जिस ईयर की ये इनकम बिलोंग करती है उस ईयर में मैं रेजिडेंट था। मान लो फॉर एन एग्जांपल इस साल में मैं नॉन रेजिडेंट, इस साल में नॉन रेजिडेंट, इस साल में रेजिडेंट, इस साल में रेजिडेंट, तो क्या ये एक्ट मेरे पे लगेगा? आंसर इज यस लगेगा, क्योंकि जिस ईयर की वो इनकम इन 2 सालों की इनकम थी उस ईयर में तो आप रेजिडेंट थे, तो ये इनकम को ब्लैक मनी एक्ट में ले सकते हैं। और दूसरा, अगर मान लो आज मैं नॉन रेजिडेंट हूं लेकिन ये नेपाल में जब घर खरीदा था तब तो मैं रेजिडेंट था, आंसर इज यस, तो ये एक्ट में मुझे टैक्स लग सकता है। तो बड़ा सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, देखो इस पर्टिकुलर एक्ट, ये एक्ट बोलता क्या है? ये एक्ट बोलता है अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम की बात करेगा, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन असेट की बात करेगा जिसको आपने डिस्क्लोज नहीं कर रखा है, जिसको आपने डिस्क्लोज नहीं कर रखा है। कौन से ईयर में टैक्स लगेगा? अगर अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है तो जिस ईयर की इनकम है उस ईयर में टैक्स लगेगा। लेकिन अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट है, अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट है तो जिस ईयर में एओ को पता चलता है, अगर एओ को पता चलता है, कम्स टू द नोटिस ऑफ एओ, उस ईयर में टैक्स लगेगा। और उस ईयर की 1 अप्रैल है वो वैल्यूएशन डेट मानी जाएगी असेट के केस में, और 1 अप्रैल को जो भी आपकी उस असेट की वैल्यू रहेगी और उसकी जो कॉस्ट थी, जो हायर रहेगा, उस हायर वाले अमाउंट पे यहां पे टैक्स लग जाएगा करके। ये एक्ट किस पे लगता है? इसमें एसएससी कौन है? रेजिडेंट पर्सन करंट ईयर में होना चाहिए, या फिर अगर करंट ईयर में नॉन रेजिडेंट है लेकिन जिस ईयर की वो इनकम बिलोंग करता है उस ईयर में वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट था, या बेटा जिस ईयर में वो असेट एक्वायर की थी उस ईयर में वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट था, तो ये एक्ट उस पे लग जाएगा करके। ठीक है, चलिए अपन एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं बुक में और देखते हैं बुक में क्या दे रखा है। ऑन द पेज नंबर 108 पे आ जाइए आप सब लोग। 4 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, और सीएमए वालों के लिए ज्यादा भी आ सकता है। 108 पे आइए और देखिए ब्लैक मनी एक्ट। चलिए आ जाइए सब लोग, क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा बढ़िया क्लैरिटी आएगी। सब क्वेश्चन मैं कराऊंगा क्लास में, डोंट वरी। ओवरव्यू ऑफ द ब्लैक मनी एंड इंपोजिशन ऑफ द टैक्स लॉ। ये एक्ट क्या बोलता है? ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट एंड इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 है। इट इज पास्ड ऑन 26 मई 2015 को पास किया था, एंड इट इज अप्लाई फॉर होल इंडिया फ्रॉम असेसमेंट ईयर 16-17 से। ये पूरे इंडिया पे लगता है। एवरी एसएससी चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है इसकी? एवरी एसएससी पे ये एक्ट लगेगा। वुड बी लाइबल टू पे टैक्स एट द रेट 30% टैक्स रेट लेना है। क्या सर इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज जोड़ना है? कुछ नहीं जोड़ना। यहां 30% फ्लैट टैक्स रेट है, उसमें ना तो हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ना है ना आपको सरचार्ज जोड़ना है। जो आपका वैल्यू आएगा अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट की वैल्यू आएगी या अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है, उस पर आपको 30% की रेट से टैक्स लेना है। तो देखिए, every assessee would be liable to tax at the rate 30% in respect of the undisclosed foreign income or undisclosed foreign asset of the previous year. Undisclosed asset located outside India shall be charged to tax on its value in the previous year in which such asset comes to the notice of the AO. मतलब जिस ईयर में वो एओ के नोटिस में आता है उस ईयर में उस पर टैक्स लगेगा, जिस ईयर में वो एओ के नोटिस में आता है उस ईयर में उस पर टैक्स लगेगा। अब यहां पे कुछ डेफिनेशन दे रखी है। पहला, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या असेट बोलते किसको है?
तो इसकी सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 12 में दे रखी है, इट मींस टोटल अमाउंट ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम ऑफ एसएससी फ्रॉम सोर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर का इनकम है, और द वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अनडिस्क्लोज असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया किसको बोलेंगे? तो एन असेट, कोई भी असेट है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी एंटिटी का हो सकता है, जैसे फॉरेन कंपनी के आपके पास शेयर हो सकते हैं, फॉरेन कंपनी के लाइक आपके पास में डिवेंचर हो सकते हैं, फॉरेन में कोई पार्टनरशिप फर्म में आपका शेयर हो सकता है, पीएसआर हो सकता है, तो वो आप इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट वो भी अनडिस्क्लोज असेट में आएगा। तो देखिए अनडिस्क्लोज असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया में कोई भी असेट है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एंटिटी है, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर है, हेल्ड बाय एसएससी इन हिज नेम, या तो खुद के नाम पे आपने फॉरेन में असेट ले रखी है, और इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज अ बेनिफिशियल ओनर, या खुद के नाम पे नहीं है किसी और के नाम पे बट पैसा आपने लगाया है, तब आप बेनिफिशियल ओनर बनोगे। पैसा आप या तो आपके खुद के नाम पे फॉरेन में एसेट है, दुबई में मैंने मेरे नाम पे घर ले लिया, या फिर दुबई में मैंने किसी शेख के नाम पे घर लिया बट उसका बेनिफिशियल ओनर मैं हूं, पैसा मैंने लगाया है, तो दैट इज कॉल्ड आई एम अ बेनिफिशियल ओनर। एंड he has no explanation about the source of investment in such asset, or the explanation given by him is on opinion of AO is not satisfactory। मीन्स भैया आपके नाम पे इंडिया के बाहर कोई असेट है, या आप किसी असेट में बेनिफिशियल ओनर हो, एंड आपसे जब पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन, आपकी एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाते हो कि कहां से लाया था वो, और या फिर एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अब एक बात समझना, इसमें एसएससी कौन होता है? तो एसएससी का मतलब अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अपन देखेंगे कि इंडिया का रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए इस प्रीवियस ईयर में, या फिर इस प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट नहीं है चलेगा, लेकिन अ पर्सन इज नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन प्रीवियस ईयर, मतलब करंट ईयर में वो बंदा एनआर है या आर बट एनओआर है, बट ही वॉज द रेजिडेंट इन इंडिया आइदर इन द प्रीवियस ईयर टू विच अनडिस्क्लोज इनकम रिलेट्स, मतलब जिस ईयर से रिलेटेड वो अनडिस्क्लोज इनकम है उस ईयर में वो रेजिडेंट था, बट प्रीवियस ईयर इन विच अनडिस्क्लोज असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया वाज एक्वायर्ड, जिस ईयर में उसने वो असेट खरीदा था उस ईयर में वो बंदा रेजिडेंट था, तो वो भी एसएससी में आएगा। तो एसएससी में कौन आएगा? या तो कोई पर्सन करंट ईयर में रेजिडेंट है, या फिर जिस ईयर में वो असेट एक्वायर की थी, या जिस ईयर में वो असेट जो है वो जिस ईयर में वो असेट एक्वायर की थी उस ईयर में वो रेजिडेंट था, या जिस ईयर की वो इनकम है उस ईयर में वो रेजिडेंट था, तो उसको अपन एसएससी में ले लेंगे। प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं? तो प्रीवियस ईयर का मतलब एक बात बताओ, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। लेकिन अगर आपने बिजनेस नया चालू किया है तो भैया जब से बिजनेस चालू किया वो तुम्हारा प्रीवियस ईयर होगा, और अगर मान लो आपने बिजनेस इस साल में क्लोज कर दिया तो प्रीवियस ईयर चालू जो होगा वो तो 1 अप्रैल से होगा, लेकिन जैसे ही बिजनेस क्लोज हो गया वो दिन प्रीवियस ईयर का लास्ट डेट रहेगा। तो देखिए ये कोई रिलेवेंट डेफिनेशन नहीं है, बट देखिए क्या दे रखा है, प्रीवियस ईयर बोलते किसको है? तो पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस एंड एंडिंग विद द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द बिजनेस और 31 मार्च विच एवर इज अर्लियर। भाई आपने बिजनेस चालू किया वहां से प्रीवियस ईयर चालू होगा, बिजनेस चालू किया वहां से प्रीवियस ईयर चालू होगा, एंड भैया बिजनेस क्लोज कर दिया या 31 मार्च विच एवर इज अर्लियर। मान लो आपने जून में चालू किया और अक्टूबर में बिजनेस क्लोज कर दिया, तो आपका जून से लेकर अक्टूबर ये प्रीवियस ईयर बन गया यहां पे। लेकिन मान लो इस साल में बिजनेस बंद नहीं किया तो 31 मार्च है, वो 31 मार्च आपका प्रीवियस ईयर का एंड होगा। दूसरा, पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑन विच न्यू सोर्स ऑफ इनकम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड एंडिंग विद द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस और 31 मार्च विच एवर इज अर्लियर। मान लो आपका नया सोर्स ऑफ इनकम कोई इस साल में आ रहा है, तो नया सोर्स ऑफ इनकम जहां से आया वहां से प्रीवियस ईयर चालू होगा, और 31 मार्च या फिर आपका बिजनेस बंद हो गया विच एवर इज अर्लियर डेट है वहां प्रीवियस ईयर कंप्लीट होगा। Period beginning with the 1st April and ending with the date of discontinuation of business or dissolution of unincorporated body or liquidation of company as the case may be। ऐसा हो सकता है जैसे बिजनेस पहले से चल रहा है तो प्रीवियस ईयर चालू तो 1 अप्रैल से होगा, लेकिन कंप्लीट कहां होगा? जहां आपका बिजनेस बंद हो जाता है। तो अगर आपका कोई बिजनेस है जिसका डिसकंटिन्यूशन हो जाता है या फिर डिसोल्यूशन हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो डिसोल्यूशन की डेट रहेगी वहां प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सब केस में प्रीवियस ईयर का मतलब 12 मंथ का पीरियड होता है, जो 1 अप्रैल से चालू होता है 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो जो 1 अप्रैल से चालू होगा और 31 मार्च को कंप्लीट होगा, दैट इज कॉल्ड योर प्रीवियस ईयर, वो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आ जाएगा। चलिए अपन एक काम करते हैं, आपको चाहिए तो एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। यू वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक? बिकॉज मेरे को फिर ब्रेक मैं नहीं दे पाऊंगा, इन बिटवीन में कम से कम आपको ब्रेक नहीं दे पाऊंगा। कब तक पता है? अगले आधे घंटे तक ब्रेक नहीं दे पाऊंगा। तो अभी ब्रेक चाहिए या आधे घंटे बाद चाहिए? छोटा सा ब्रेक चाहिए तो अपन ले सकते हैं।
देखो ऐश्वर्या, करंट ईयर में वो रेजिडेंट होना चाहिए, या फिर करंट ईयर में वो नॉन रेजिडेंट है, या आर बट एन आ रहा है, बट उस ईयर में रेजिडेंट था जिस ईयर में वो असेट एक्वायर की थी, या इनकम जिस ईयर की है। चलिए एक काम करिए, छोटा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, ठीक है? 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं अपन। 10 मिनट का दो सर, 10 मिनट का। चलो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है?